हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो आउटसाइड द बाउंड्रीज जो बिजनेस होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है और उसका सिग्निफिकेंस यानी उसका महत्व क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू, ये बताता है ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड करना, उनको बाई करना, उनको सेल करना। कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो यानी कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसका आना जाना। नो हाउ जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो हाउ कोई कंसल्टेंसी सर्विस, टेक्नोलॉजी। तो जब दो या दो से अधिक देश के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है, कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, नो हाउ जैसे कंसल्टेंसी सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बताता है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैपिटल जो पूंजी होती है वो एक देश से दूसरे देश में उनका इनफ्लो आउटफ्लो होता है, नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी का भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है। एग्जाम्पल, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जैसे आयात करना, निर्यात करना, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट परमिट होती है कोई चीज़, कोई बिजनेस को सेटअप करने के लिए, कोई स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आउटसोर्सिंग ज़्यादातर कॉल सेंटर में यूज़ होता है, जैसे बीपीओ। इंडिया के अंदर भी काफ़ी कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग यूज़ करती है, जैसे आदित्य बिरला, इन्फोसिस, विप्रो। तो आउटसोर्सिंग जो है कंपनीज की स्ट्रेंथ के लिए आउटसोर्सिंग करना पड़ता है, थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है बिजनेस के स्ट्रेंथ के लिए। ये तो मीनिंग था। अब बात करता हूँ मैं नेचर की। तो नेचर में सबसे पहले लार्ज स्केल ऑपरेशंस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जब बिजनेस होता है तो वहाँ पर जो प्रोडक्शंस होगा काफ़ी ज़्यादा होता है, मास प्रोडक्शंस होता है, ह्यूज प्रोडक्शंस होता है, बाय यूजिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज। यानी जो बिजनेस कंसर्न जो कंपनीज होती है वो यहाँ पर अपने एफिशिएंट रिसोर्सेज को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, तो इनको यूज करके कंपनी की मास प्रोडक्शन करती है, ह्यूज प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करती है, जिससे कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो। तो सबसे पहले नेचर में आएगा लार्ज स्केल ऑपरेशंस। उसके बाद इंटीग्रेशंस ऑफ इकोनॉमीज, यानी दो इकोनॉमीज आपस में मिल जाती है, उनका एकीकरण हो जाता है, क्योंकि जो आपस में जो कंट्रीज होती है वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्स यूज़ करती है, तो यूज डिफरेंट रिसोर्सेज बाय डिफरेंट कंट्रीज। आपस में कंट्रीज रिसोर्सेज को यूज़ करती है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमीज का इंटीग्रेशंस हो जाता है, यहाँ पर इकोनॉमीज का एकीकरण हो जाता है। उसके बाद है वाइड स्कोप। इंटरनेशनल बिजनेस का काफ़ी वाइड स्कोप होता है, काफ़ी ब्रॉड स्कोप होता है, जिसमें यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे सोचता है, वो इन्वेस्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ में, उसको क्या सेटअप करना चाहिए, कौन सी उसको ब्रांचेस सेटअप करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको प्लांट सेटअप करना है कि नहीं। तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसका भी मैनेजमेंट होता है। प्रोकरिंग फाइनेंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस होती है तो वहाँ पर कंपनी अपने फंड के लिए, फाइनेंस के लिए जो है अप्रोच कर सकती है IMF, वर्ल्ड बैंक एंड IDA। इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, जो मार्केटिंग जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो मेन ये जो कंपनी में जो लेबर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है, तो उनका भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मैनेजमेंट होता है। उसके बाद कीन इंटेंस कंपटीशंस, जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो नेचर है वो काफ़ी इंटेंस और कीन कंपटीशंस का है, यानी काफ़ी इसमें मतलब एक फास्ट कंपटीशंस होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती काफ़ी फास्ट होती है और
नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं कैपिटल को लेके, टेक्नोलॉजी के लेके। तो इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस जैसे कैपिटल, टेक्नोलॉजी के आउटफ्लो इनफ्लो में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ट्रेड ब्लॉक्स को लेके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ट्रेड ब्लॉक यानी कुछ कंट्रीज आपस में मिलके अपने रीजनल अपने क्षेत्र में ही एक आपस में मिलके ट्रेड ब्लॉक बना लेती है, ग्रुप बना लेती है, और अपने जो भी उनके जो इंपोर्ट को लेके, जो एक्सपोर्ट को लेके जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको वो रिमूव कर देती है, उनको वो एलिमिनेट कर देती है, और एक ट्रेड ब्लॉक बना लेती है जिससे कि एक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। उसके बाद डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस पे एक जो डेवलप कंट्रीज होती है उससे दूसरी जो डेवलपिंग कंट्री होती है काफ़ी डोमिनेट होती है, काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज जो होती है दे हैव बेस्ट फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जो एक डेवलप कंट्री जो होती है, जो विकसित देश होता है, उसके पास अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जैसे क्वालिफाइड उनके पास क्वालिफाइड एफिशिएंट उनके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उनके पास, फाइनेंस कैपिटल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपैरेटिव स्टडी। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका जो नेचर है वो एक कंपैरेटिव स्टडी बेस है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में आप स्टडीज़ करते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बिजनेस के लिए फ्यूचर में, क्या उसकी थ्रेट्स है, कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर्स की क्या प्रेफरेंसेस है। बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, जैसे स्वॉट एनालिसिस जो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो सब इनका एक कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है। उसके बाद बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो वो इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर ये है कि दिस इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो एकदम एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन पे बेस है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस का एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, टाइमली इन्फॉर्मेशन यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन किस समय डिलीवर करनी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो एक एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं उससे बेस पे इंटरनेशनल बिजनेस होता है। जैसे उसमें जियोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशंस और मार्केट सेगमेंटेशंस मतलब डिवाइड कर देना कंज्यूमर्स को, उनका सब ग्रुप बना देना कंज्यूमर्स का उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। उसके बाद डिफर फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो काफ़ी अलग होता है डोमेस्टिक बिजनेस से, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया होता है। फिर नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो इसमें जो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। कॉमन सी बात है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सेल करेगी, जब एक्सपोर्ट करती है तो दूसरी कंट्री से उसको रिजर्व मिलता है, सॉरी रिजर्व बढ़ेगा कंट्री का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा क्योंकि कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री को तो उससे उसका फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, और फॉरेन एक्सचेंज जब आएगा तो एक तरह से कंट्री का रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा, और रिजर्व बढ़ने से कंट्री की अच्छी ग्रोथ होती है, इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ होती है, और जो रिजर्व जो है होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो उसको RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसको वो मेंटेन करता है। उसके बाद लास्ट है नेचर है इसका सेंसिटिव, क्योंकि देखो इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी सेंसिटिव होता है। थोड़ी सी भी चेंजेस अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो एक तरह से पूरा बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पे। तो आप कह सकते हो उसका काफ़ी सेंसिटिव नेचर होता है। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इस पर अलग से मेरा एक लेक्चर है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व होता है। सबसे पहले अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब इंटरनेशनल बिजनेस के माध्यम से जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो एक कंट्री अर्न करती है और अपने रिजर्व्स को एक तरह से बढ़ाती है। तो जैसे सपोज इंडिया अगर एक्सपोर्ट करती है USA चाइना को, इंडिया अगर एक्सपोर्ट करती है USA चाइना को, तो उससे उसका जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो उसका बढ़ेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज को वो इंडिया यूज़ कर लेती है अपने इंपोर्ट्स के लिए। अगर इंडिया किसी और कंट्री से अगर बाई करती है, इंपोर्ट करती है, तो उस केस में उसको रिक्वायरमेंट होगी फॉरेन एक्सचेंज की, जो वो इंपोर्ट पे करती है। हेल्प बिजनेस टू मेक प्रॉफिटेबल। बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनने में काफ़ी हेल्प मिलती है फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से। स्ट्रेंथ द इकोनॉमी की को स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस से हम
यानी कंपनी जो होती है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन बढ़ने से उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद है एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी बिजनेस का एक्सपांसन होता है, बिजनेस को बढ़ाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है, यूनिट्स जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में वो शिफ्ट हो जाती है। तो एक तरह से इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो एक्सपांड करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को, और बिजनेस एक्टिविटी जैसे एक्सपांड होती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से मार्केट बड़े लेवल पे होता है, मार्केट का एक्सपांड हो जाएगा मार्केट, और मार्केट एक्सपांड से उसका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। तो ये, और जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड मिल जाती है गवर्नमेंट से। ये फायदे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। उसके बाद एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, यानी जो रिसोर्सेस होते हैं बिजनेस कंसर्न के बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, अच्छी तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। जैसे यूटिलाइजेशन अच्छा करेंगे तो एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी मास प्रोडक्शन होगा, और मास प्रोडक्शन जो होता है वो रिसोर्सेज के बेस पे होगा। अगर कोई बिजनेस कंसर्न जो है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगी तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो अच्छी कॉमन सी बात है, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, अच्छा वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उनका एक फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। जो देखो जो रिसोर्सेज होते हैं किसी कंट्रीज़ के पास, जो रिच कंट्रीज होती हैं उनके पास रिसोर्स जो होते हैं, उनके पास फाइनेंस अच्छा होता है, कैपिटल अच्छा, कैपिटल ज़्यादा मात्रा में होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है रिच कंट्रीज़ के पास। जो पुअर कंट्रीज जो होती है उनके पास रॉ मटेरियल अच्छा होता है, लेबर होती है उनके पास। तो आपस में ये कंट्री जो है ये रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है। उसके बाद एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो इंटरनेशनल बिजनेस का ये फायदा है कि बिजनेस के लिए काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है दोनों ही बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर राइजिंग इनकम, यानी इनकम बढ़ाने के लिए दोनों कंट्रीज़ के पास आपके अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बिजनेस को वो एक्सपांड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है कॉस्ट एडवांटेज। देखो कॉस्ट एडवांटेज में कई बार क्या होता है, किसी कंट्री के पास जो लेबर होते हैं, लेबर वो काफ़ी चीप होता है, लेबर कॉस्ट उनकी काफ़ी कम होती है, तो लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से भी उनका कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है। जैसे जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करना एज पर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, जो गुड्स है वो अगर इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो उस गुड्स का प्रोडक्शंस करना और मोनोपोली एंड ड्यूपोली जो है वो सेट करना टारगेट मार्केट में, क्योंकि टारगेट मार्केट यानी कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करना, जिससे कि उसका बिजनेस कंसर्न की मोनोपोली, उस कंट्री की मोनोपोली और ड्यूपोली जो है वो सेट हो सके टारगेट मार्केट में। उसके बाद है फैसिलिटी टू नो सराउंडिंग नेबर्स कंट्री, जो नेबर कंट्रीज होती है उनको आप ट्रेड को लेके आपस में एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव पॉलिसीज़, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। कि इंटरनेशनल बिजनेस का ये फ़ायदा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो आप तो एक उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं इनकम टैक्स सेक्टर में जहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप ये बिजनेस सेटअप करो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, हम आपको 5 साल के लिए प्रॉफिट माफ़ करते हैं, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं है, आपको हम डिडक्शन दे देंगे, एग्जम्पशन दे देंगे। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक कंपनीज़ को टू एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज़। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है, डोमेस्टिक कंपनीज़ को प्रमोट करती है कि वो आप एक्सपोर्ट करो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, थैंक यू बच्चों।